आज मैं तुम्हें लेके चलती हूँ 5th सेंचुरी के यूरोप में, जहाँ ना तो कोई डेमोक्रेसी थी और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन, बस था तो एक ऐसा सिस्टम जिसने यूरोप को लगभग 1000 साल तक उसकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी को कंट्रोल किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्यूडलिज्म यानी कि द 3 ऑर्डर सोसाइटी की। इस कहानी की शुरुआत होती है रोमन एम्पायर के डाउनफॉल के साथ, जहां पर 5th सेंचुरी के बाद जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा क्रिएट हो गया। इसके बाद कई सारी जर्मेनिक ट्राइब जैसे कि फ्रैंक, सैक्सन्स, लोम्बार्डीज धीरे धीरे यूरोप के इस पार्ट में सेटल होना शुरू हुई और इनमें से सबसे पावरफुल ट्राइब फ्रैंक ने यूरोप के गॉल प्रोविंस पर कब्जा किया। इस फ्रैंकिश किंगडम ने ही मिडिवल यूरोप के फाउंडेशन रखा। फ्रैंकिश रूलर चार्लेम मैग्ने को मिडिवल यूरोप का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है, क्योंकि 1800 में जब पोप ने चार्लेम मैग्ने का कोरोनेशन किया तो यहाँ पर सिर्फ उन्हें एम्परर नहीं बनाया गया, बल्कि इसके साथ ही चर्च और मोनार्की के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी डेवलप हुई, जहाँ पर चर्च किंग को एक रिलीजियस लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहा था तो दूसरी तरफ रूलर चर्च को सपोर्ट करने को भी तैयार हो रहे थे। लेकिन चार्लेम मैग्ने के बाद धीरे धीरे यही एम्पायर छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया, जहां पर अब किंग अपने आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोकल लॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करने लगे। ये किंग नोबल्स को लैंड देते और बदले में ये नोबल्स किंग को लॉयल्टी और प्रोटेक्शन की वादा करते और इसी वजह से पूरा की पूरा यूरोपियन इकोनॉमी अब एक रूरल शिफ्ट की तरफ आ चुका था, जहां पर अब एग्रीकल्चर मेन प्रोफेशन बन चुका था और लैंड मेन एसेट। बट अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अगर हर जगह अलग अलग लॉर्ड्स हैं, अलग अलग किंगडम्स होंगे, तो आखिरकार इन पावर क्लैशेस को सॉल्व कैसे किया जाएगा। और इसी सवाल का जवाब था इनके फ्यूडल सिस्टम यानी कि 3 ऑर्डर्स में, जहां पर मिडिवल सोसाइटी को 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला हुआ क्लर्जी, जिनका काम लोगों को रिलीजियस गाइडेंस देना और चर्च की सेवा करना था। दूसरे हुए नोबिलिटी, जिनका काम सोसाइटी का प्रोटेक्शन करना, वॉर्स लड़ना और एडमिनिस्ट्रेशन संभालना था। और तीसरे हुए पीजेंट्स, जो कि एग्रीकल्चर करके फूड प्रोडक्शन कर पूरी इकोनॉमी को चलाया करते थे। अब हम एक एक करके इन तीनों ऑर्डर्स को समझते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, द चर्च। मिडिवल यूरोप के लोग बहुत रिलीजियस होते थे। उनका मानना था कि इंसान की असली जिंदगी सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं है, इस दुनिया के बाद भी इंसान को उसके कर्मों की हिसाब से रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है और इसीलिए रिलीजन उनकी डेली लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था और इसी रिलीजियस लाइफ का सेंटर था चर्च। चर्च सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, एक इंस्टीट्यूशन था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ को गाइड करती थी और सोसाइटी के रूल्स को इन्फ्लुएंस करती थी और कई बार पॉलिटिक्स पर भी अपना असर छोड़ देती थी। इसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोगों को कहा जाता था क्लर्जी। चर्च के अंदर एक प्रॉपर हायरार्की हुआ करती थी, जिसमें सबसे ऊपर थे पोप, जिनका हेडक्वार्टर रोम में था और पूरे वेस्टर्न क्रिश्चियन वर्ल्ड का रिलीजियस जिम्मा इन्होंने ही संभाला हुआ था। इनके नीचे आते थे आर्क बिशप और बिशप्स, जो कि एक बहुत बड़े एरिया की देखभाल करते थे और उसके बाद लोकल विलेजेस एंड टाउन्स में जो चर्चेस हुआ करते थे उनका रिलीजियस गाइडेंस किया करते थे प्रीस्ट। इसी तरह चर्च एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन में डेवलप हुआ, जिसका नेटवर्क पूरे यूरोपियन रीजन्स पर फैला हुआ था। लेकिन चर्च सिर्फ एक रिलीजियस अथॉरिटी नहीं था, ये एक इकोनॉमिक पावर भी था, क्योंकि मिडिवल यूरोप के लोग चर्च को अपनी इनकम का 1/10 हिस्सा यानी कि टाइथ के फॉर्म में एज अ टैक्स दिया करते थे। इसके अलावा किंग्स, नोबल्स और वेल्दी फैमिलीज भी चर्च को जमीन और डोनेशन गिफ्ट में किया करते थे और धीरे धीरे चर्च यूरोप के सबसे बड़े लैंड ओनिंग ग्रुप्स में शामिल हो गए। अब हम बात करते हैं क्लर्जी के एक और इम्पोर्टेंट ग्रुप यानी कि मॉन्क्स के बारे में। मॉन्क्स वो लोग हुआ करते थे जो अपनी जिंदगी गॉड की सेवा और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को डेडिकेट कर देते थे। ये लोग सिटी और गांव की भीड़ भाड़ से बहुत दूर एक आइसोलेटेड जगह यानी कि मोनेस्ट्रीज में रहा करते थे। ये मोनेस्ट्री अपने आप के एक रिलीजियस कम्युनिटी हुआ करती थी, जहां पर मॉन्क एक डिसिप्लिन लाइफ जिया करते थे। उनके डिसिप्लिन रूटीन में प्रार्थना, पढ़ाई, लिखाई और मैनुअल लेबर जैसी सभी एक्टिविटीज शामिल हुआ करती थी। सेंट बेनेडिक्टिन ने मोनेस्ट्री के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए थे जो हमें बताते हैं कि एक आइडियल मॉन्क की लाइफ कैसी होनी चाहिए। लेकिन वक्त के साथ एक और प्रॉब्लम भी आई। जिन मोनेस्ट्री की शुरुआत सिंप्लिसिटी और सेक्रीफाइस के साथ हुई थी, धीरे धीरे उनके पास काफी जमीन और धन जमा होने लगा और कुछ मोनेस्ट्रीज बहुत ही वेल्दी हो चली और जिसके कारण लोगों ने यह महसूस किया कि चर्च के कुछ मेंबर अब उतनी सिंपल लाइफ नहीं
जी रहे जितने की उन्हें जीना चाहिए था, और इसी वजह से चर्च के अंदर रिफॉर्म्स की डिमांड उठने लगी। अब बात करते हैं द सेकेंड ऑर्डर यानी कि नोबिलिटी के बारे में। चार्ली मैग्ने के बाद जब यूरोप छोटे छोटे हिस्सों में टूटा तो लोकल अथॉरिटी मजबूत होती चली गई और सेंट्रल अथॉरिटी वीक, और इसी कारण से किंग ने इन लोकल लॉर्ड्स को लैंड के बदले उनसे लॉयल्टी और प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मांगी, और यही कहलाया वासलेज, जहां पर लैंड के बदले लॉयल्टी और मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही। लेकिन ये सभी एक स्पेशल सेरेमनी के अंदर होता था, जहां पर वासल अपने लॉर्ड के सामने घुटनों के बल बैठ अपने हाथ में मिट्टी का एक टुकड़ा रख लॉर्ड के सामने अपने वफादारी की कस्में खाया करते थे, और इसी सेरेमनी को होमेज कहा जाता था। धीरे धीरे जब लॉर्ड्स को यह बात समझ में आई कि वॉर्स को लड़ने के लिए वो अनट्रेन्ड पीजेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल सोल्जर्स की टीम बनाई जो कहलाए नाइट, जिनके पास हॉर्सेस, आर्म्स और वेपन सभी कुछ हुआ करते थे, और बचपन से ही इन्हें हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग और मिलिट्री डिसिप्लिन सिखाया जाता था। बदले में लॉर्ड्स इन नाइट्स को लैंड, जिसे फीफ कहा जाता था, वो दिया करते थे, और बदले में यही सभी नाइट्स लॉर्ड के लिए उन लड़ाइयों में लड़ा करते थे। अब बात करते हैं द थर्ड ऑर्डर यानी कि पीजेंट्री के बारे में। पीजेंट्री इस पूरे फ्यूडल सिस्टम की असली नींव हुआ करती थी। ये वो लोग हैं जो दिन रात खेतों में मेहनत करते, अनाज उगाते, पशुओं को पालते और पूरी सोसाइटी का पेट भरते। पर आखिरकार वो लोग जो कि इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके पास इस सोसाइटी में सबसे कम पावर क्यों थी? इसे समझने के लिए हमें एक और नया कंसेप्ट समझना पड़ेगा, और वो है मैनर। मैनर सेल्फ सफिशिएंट विलेज इस्टेट हुआ करते थे, जिनके अंदर खेती के लिए जमीन, पास्टोरल लैंड, फॉरेस्ट, तालाब, चर्च, वर्कशॉप और पीजेंट्स के घर हुआ करते थे, और इन मैनर्स पर काम करते थे पीजेंट। पीजेंट्स दो तरीके के हुआ करते थे, एक फ्री पीजेंट्स जिनके पास अपनी खुद की जमीनें हुआ करती थी और वो अपने लैंड्स के साथ साथ मैनर्स पर लेबर रेंट दिया करते थे, और दूसरे होते थे बॉन्डेड पीजेंट्स यानी कि सर्फ, जो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड की जमीनों पर ही खेती किया करते थे। इन सर्फ की लाइफ पर लॉर्ड का मोनोपोली कंट्रोल होता था, यानी कि यही बताते थे कि अनाज का किस हिस्सा कब अलग अलग सर्विसेज के रूप में इन सर्फ को देना है, किस चक्की का इस्तेमाल करना है, किस ओवन में अपनी रोटी पकाना है और किस व्यक्ति से शादी करना है। यानी कि सर्फ की पूरी जिंदगी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसके लॉर्ड का ही कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन 11वीं सेंचुरी से कुछ ऐसे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए जिसने इस पूरे यूरोपियन फ्यूडल सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी थी। सबसे पहला चेंज हुआ क्लाइमेटिक चेंज, यानी कि अब यूरोप कोल्ड क्लाइमेटिक फेज से वार्म क्लाइमेटिक फेज पर पहुंच चुका था, जहां पर क्रॉप्स को अब ग्रो करने के लिए ज्यादा समय मिलने लगा, और फार्मर्स ने फॉरेस्ट और पास्चर लैंड को क्लियर करके वहां पर भी एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स भी आई, जैसे कि 3 फील्ड क्रॉप रोटेशन, आयरन फ्लो का यूज करना, एनिमल की नेक हार्नेसिंग की जगह शोल्डर हार्नेसिंग करना, और हॉर्स के लिए हॉर्स शूज को डेवलप करना। इससे प्रोडक्शन बढ़ा, और इसी सरप्लस प्रोडक्शन ने मिडिवल यूरोप में ट्रेड की शुरुआत करी, जहां पर लोग अपनी आम दिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सचेंज और ट्रेड पर डिपेंड होने लगे, जिससे मार्केट्स डेवलप होने शुरू हुए, और यही मार्केट सेंटर्स आगे जाकर टाउन बने, और टाउन की लाइफ कहीं ना कहीं यूरोप में एक नए ऑर्डर को जन्म देने लगी, जिसे कहा गया फोर्थ ऑर्डर, जिसमें ट्रेडर्स, बैंकर्स, मर्चेंट्स और लॉयर जैसे ग्रुप्स पार्टिसिपेट किया करते थे। ट्रेड के आते ही लोगों ने अलग अलग प्रोफेशंस को चुनना शुरू किया, और इन्हीं प्रोफेशंस ने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जिन्हें गिल्ड कहा गया। गिल्ड का काम था क्वालिटी मेंटेन करना, प्राइसेस को रेगुलेट करना, ट्रेडर्स को ट्रेनिंग देना और अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। आज के प्रोफेशनल एसोसिएशन या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही मिडिवल यूरोप में गिल्ड काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस बनने लगी। जब लोगों ने ट्रेड से पैसा कमाया तो अपने इसी पैसे को उन्होंने यूज किया रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट के लिए, और यहीं से शुरुआत हुई बिग चर्चेस यानी कि कैथेड्रल्स के कंस्ट्रक्शन की। इन्हें बनने में कई साल और कभी कभी कई दशक भी लग जाया करते थे, जहां पर लोग अपने लैंड, कैपिटल और लेबर के थ्रू इन कंस्ट्रक्शन में हेल्प किया करते थे। एक कैथेड्रल सिर्फ एक पत्थर की बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, वो उस पूरे शहर की पहचान हुआ करती थी। इन कैथेड्रल्स को इसलिए बनाया गया क्योंकि लोग क्रिश्चियनिटी के तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे थे, और इन कैथेड्रल्स को सजाने के लिए इसमें कई सारे स्टेन्ड ग्लासेस भी लगाए गए, जो कि इलिटरेट लोगों को भी रिलीजन के साथ कनेक्ट कर रहे थे। 14th सेंचुरी क्राइसिस। 14th सेंचुरी में यूरोप में ऐसे कई सारे क्राइसिस आए जिसकी वजह से यूरोपियन
इकोनॉमी कुछ हद तक हिल चुकी थी। सबसे पहला चेंज हुआ क्लाइमेटिक चेंज, जहां पर वार्म क्लाइमेटिक फेज से अब यूरोप दोबारा से कोल्ड क्लाइमेटिक फेज पर एंटर कर चुका था, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बुरे तरीके से डिक्लाइन हो चुका था, सॉइल डेटोरिएट हो चुकी थी और अब फेमाइन की स्थिति भी यहाँ पर आने लगी। दूसरा कॉज था शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी का, यानी कि जिन सिक्कों से मेटल करेंसी बनाई जाती थी वही सिल्वर अब कहीं ना कहीं डिप्लीट होने लगा और फेक कॉइन्स जो है मार्केट में सर्कुलेट होने लगे। तीसरा और सबसे भयानक कॉज है ब्लैक डेथ यानी कि ब्यूबोनिक प्लेग। 1347 में पूरे यूरोप में ब्लैक डेथ यानी कि ब्यूबोनिक प्लेग का कहर आ चुका था, जिसकी वजह से यूरोप में डीपॉपुलेशन हुआ और लाखों लोगों की डेथ हो जाती है। जब लोगों की डेथ हुई तो कहीं ना कहीं वेज लेबर की प्राइसेस बढ़ने लगी और अब लॉर्ड दोबारा से चाहते थे कि वो अपने काम को कराने के लिए लेबर रेंट की तरफ मूव कर जाए, बट पीजेंट रिबेलियन के कारण लॉर्ड इस काम को नहीं कर पाए और मनी इकोनॉमी को रिवर्स नहीं किया जा सका। पॉलिटिकल चेंज 15-16 सेंचुरी के यूरोप में अब दोबारा से एक मेजर चेंज देखा गया, जहां पर यूरोपियन किंग्स अपने मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर को स्ट्रेंथन करने लगे और नए स्टेट्स का क्रिएशन हुआ। लुई 11th ऑफ फ्रांस, मैक्सिमिलियन ऑफ ऑस्ट्रिया, हेनरी 7th ऑफ इंग्लैंड और इजाबेल एंड फर्डिनेंड इन स्पेन ने एब्सोल्यूट रूलर बनकर एक नए पॉलिटिकल सिस्टम की नींव रखी। उन्होंने स्टैंडिंग आर्मीज डेवलप करी, एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का क्रिएशन किया और एक नेशनल टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू टैक्सेस को बढ़ाया और खुद को पावरफुल बनाया। उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी कि अब नोबल्स कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल खो रहे हैं और उन्हें सारा पावर अब अपने हाथों में कंट्रोल कर लेना चाहिए। धीरे धीरे जब किंग एब्सोल्यूटिस्ट बन गए तब नोबल्स ने रिबेलियन करना शुरू किया, बट जब इनका सप्रेशन किया गया तो नोबल्स भी अब कहीं ना कहीं किंग की ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए। बट जब किंग बिना पार्लियामेंट या अपने नोबल्स के सजेशन के बिना कोई डिसीजन लेते तो लोगों ने इस बात का प्रोटेस्ट किया और अब किंग बिना अपनी पार्लियामेंट से डिस्कस करे कोई भी मेजर डिसीजन जैसे कि टैक्स में इंक्रीज नहीं कर सकते थे और यहीं से शुरुआत हुई यूरोप के मिडीवियल से मॉडर्न एज में एंटर होने की। और शायद हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन भी यही है कि कोई भी सोशल सिस्टम हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होता। जैसे रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ वैसे ही फ्यूडलिज्म भी बदला और मिडीवियल यूरोप धीरे धीरे मॉडर्न यूरोप की तरफ बदलने लगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिखें स्टोरीज बाय आयुषी मैम।